मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर हमने पिछली चर्चा में उसके अभिलेख न्यायालय संबंधी क्षेत्राधिकार पर विचार किया था। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है तो उसमें दो चीजें मुख्य होती हैं। एक कि न्यायपालिका अपनी अवमानना के लिए स्वयं ही किसी व्यक्ति या संस्था या समूह के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही कर दंडित कर सकता है। और दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय के या उस न्यायालय के जो भी निर्णय होंगे ये सब दृष्टांत के रूप में या प्रमाण अथवा साक्ष्य के रूप में निम्न न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाएंगे और इनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। तो जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है तो ये दो बातें उस न्यायालय में समाहित हो जाती हैं। अब क्षेत्राधिकार के दूसरे नंबर पर आए। इसका दूसरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जब हम व्यवस्थापिका या कार्यपालिका में किसी पदाधिकारी के कार्यों का विवेचन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कार्य और शक्तियां, पावर एंड फंक्शंस। जबकि न्यायपालिका की जो कार्य और शक्तियां होती हैं उसे क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। तो न्यायपालिका की शक्ति कहिए, कार्य कहिए अथवा न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार कहिए, ये दोनों एक ही चीज है। तो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अब देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करके सुनवाई करने का उससे अनुरोध किया जा सकता है, या सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों में जा सकते हैं और जिन मामलों में जा सकते हैं उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का कहा जाता है। तो ऐसे कौन से मामले हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसको देखें। तो सबसे पहला बिंदु है इसमें कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, संविधान लिखित है, शक्तियां संघ और राज्यों के बीच बटी हुई है। तो यदि मान लीजिए कभी भी संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कानूनी विवाद, संवैधानिक विवाद, राजनीतिक विवाद नहीं, राजनीतिक विवादों की कोई सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय में नहीं होती। केवल कानूनी और संवैधानिक मामलों को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय इस पर सुनवाई करते हैं। तो मान लीजिए संघ और राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद हुआ, एक। दूसरी चीज, दो या अधिक राज्यों के बीच किसी प्रश्न को लेकर के विवाद है, अथवा संघ सरकार तथा एक कुछ राज्य सरकारें और दूसरी तरफ अन्य राज्य सरकारें, यदि ऐसे किसी मामले में किसी प्रकार का विवाद है, कानूनी विवाद, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद है, तो ऐसे मामलों को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय उस विषय पर सुनवाई करता है। लेकिन मान लीजिए नदी राज्य विवाद हो गया दो राज्यों के बीच। कई बार ऐसा होता है कि नदियों को सीमा रेखा माना जाता है, कई स्थानों पर ऐसे नदियों को सीमा रेखा की मान्यता दी जाती है। तो मान लीजिए उस नदी जल के बंटवारे को लेकर के किसी प्रकार का विवाद है दो राज्यों के बीच, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगी। उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था संविधान ने भारत में किया है। तो जहां पर संघ और राज्यों के बीच या संघ तथा अनेक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी प्रश्न को लेकर के विवाद है, तो ऐसे कानूनी तथा संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरा है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। पहला बिंदु था, यदि मान लीजिए संघ राज्य तथा राज्यों के बीच विवाद है और उसमें कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्निहित है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्निहित है, तो उस पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। दूसरा है मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकारों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य अधिकार संविधान प्रदान करता है और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय आदेश, निर्देश तथा लेख जारी कर सकता है। न्यायिक आदेशों को लेख का नाम दिया जाता है। तो आदेश जारी कर सकता है, निर्देश जारी कर सकता है, लेख जारी कर सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को अन्य देशों की भांति 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये 5 प्रकार के लेख कौन कौन से हैं? सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, हेबियस कार्पस रिट। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है लेट अस हैव द बॉडी। हिंदी में इसका अर्थ है हमें शरीर चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यदि मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पुलिस उसको गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पेश करेगी, सशरीर पेश करेगी। 24 घंटे का बंधन है। इसमें आने जाने में जितना समय खर्चा होता है, जितना समय लगता है, उसको छोड़ करके, बीच में कोई छुट्टी पड़ गई तो उसको छोड़ करके, लेकिन नेट 24 घंटे से ज्यादा उसको पुलिस गिरफ्तार करके नहीं रख सकती। उसे निकटस्थ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब वह न्यायालय जिसके सामने उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश किया गया है, न्यायालय कह सकता है उसको पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाए, उसको न्यायिक रिमांड पर भेज दिया जाए, या उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। ये न्यायालय करेगा। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस न्यायालय में पेश नहीं करती और उसके परिजनों को सूचना मिलती है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तो वो उसके परिजन न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के हेबियस कार्पस रिट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। और तब सर्वोच्च न्यायालय कहेगा उस व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया है, उसे 24 घंटे, उसके तत्काल या इतने दिन के अंदर हमारे सामने सशरीर पेश करिए। ये होता है हेबियस कार्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, पहला हुआ। दूसरा है परमादेश लेख। परमादेश का अंग्रेजी शब्द है मैंडेमस। इसका अर्थ होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। यदि मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी या कोई संस्था अपना निर्धारित काम नहीं कर पा रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं आप काम करिए, काम मत रोकिए। ये परमादेश है। और इसका तीसरा नंबर है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन रिट। यह परमादेश का विपरीत है, विलोम है। परमादेश में आदेश काम करने के लिए दिया जाता है और प्रोहिबिशन में, प्रतिषेध में काम रोकने का आदेश दिया जाता है। तो परमादेश में काम करने के लिए आदेश दिया जाता है, अपना कर्तव्य का पालन करिए, इसका आदेश दिया जाता है, जबकि प्रतिषेध में काम रोकने का आदेश दिया जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण हो जाता है। ऐसे स्थानांतरित कर्मचारी अधिकारी कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उस पर स्टे दे देता है, मतलब प्रोहिबिशन दे देता है, रोक देता है, उस आदेश को रोक देता है कि स्थानांतरण आदेश में जो भी शर्तें हैं उसको अभी रोक दीजिए, हम इसकी पूरी सुनवाई करेंगे, तब हम अंतिम निर्णय देंगे। तो परमादेश में आदेश दिया जाता है काम करने के लिए और प्रतिषेध लेख में काम रोकने का आदेश दिया जाता है। 3 लेख हुए। चौथा लेख है उत्प्रेषण लेख, सर्सियोरेरी। इसका अंग्रेजी में अर्थ है बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, कृपया पूर्णतया सूचित कीजिए। यह लेख उच्च स्तर का न्यायालय अपने से निम्न स्तर के न्यायालय को देता है। यह लेख उच्च स्तर का न्यायालय अपने से निम्न स्तर के न्यायालय को जारी करता है। मतलब मान लीजिए कोई मामला निम्न न्यायालय में विचाराधीन है और अनेक न्यायालयों में इस प्रकार के मामले विचाराधीन है, या किसी एक उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है,
सर्वोच्च न्यायालय सोचता है कि उस मामले की सुनवाई हम करेंगे, क्योंकि वह राष्ट्रीय महत्व का विषय है या कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उस विवाद में अंतर्निहित है, तो उसकी सुनवाई हम करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालय अर्थात उच्च न्यायालय को सर्सियोरेरी रिट जारी करके, उत्प्रेषण लेख जारी करके उनको आदेशित करता है कि वह उच्च न्यायालय उस मामले से संबंधित पूरी फाइल हमारे पास भेजे, हम उसकी सुनवाई करेंगे। यह अधिकार उच्च न्यायालय को भी है कि वह जिला न्यायालय को आदेश दे सकता है। तो इसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख। कृपया पूर्णतया सूचित कीजिए। जैसे 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, तो पूरे भारत के अनेक न्यायालयों में इस बाबरी मस्जिद विध्वंस के विरुद्ध अनेक प्रकार के मुकदमे दायर किए गए, अनेक प्रकार के पिटीशन याचिकाएं प्रस्तुत की गई। जब सर्वोच्च न्यायालय को यह पता चला कि अनेक मामले उच्च न्यायालय में, विभिन्न प्रांतों के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है या पेश किए गए हैं, तो उसने पूरी फाइल पूरे उच्च न्यायालयों से या अन्य किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा राम जन्म मंदिर विवाद अथवा बाबरी मस्जिद विध्वंस विवाद से संबंधित जो भी याचिकाएं थी, उन सबको उसने अपने पास मंगा लिया और उसने उसकी सुनवाई की। इसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख। और 5वां है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो। इसका अर्थ होता है बाई विच अथॉरिटी, किस अधिकार से। यदि कोई व्यक्ति जो निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता और वह किसी पद पर बैठा हुआ है, तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय क्यो वारंटो रिट जारी करता है, अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर बैठे हुए हैं। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और किसी भी देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को ये 5 लेख जारी करने का अधिकार दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी ये 5 प्रकार के लेख जारी करने का अधिकार मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिया गया है। और किसी भी प्रकार से अभी तक का हमारा अनुभव ये बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इन 5 प्रकार के लेखों का समय समय पर जारी करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बहुत ही अच्छी तरह से उसने रक्षा की है। जैसे मौलिक अधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बात हो रही है। तो जैसे अभी पिछले 2 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता पवन खेड़ा ने कुछ बातें कह दी थी प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। लेकिन भारत के या वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय में सीधे मामला दायर किया, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया और पवन खेड़ा को तत्काल जमानत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान कर दी। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है। यह है सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अब आते हैं तीसरे क्षेत्राधिकार पर। तीसरा क्षेत्राधिकार है उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील का मतलब होता है पुनर्विचार। यदि उच्च न्यायालय में किसी मुकदमा का फैसला हुआ और उस फैसले से वादी या प्रतिवादी असंतुष्ट है, वादी या प्रतिवादी यह सोचता है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने अच्छी तरह से विचार नहीं किया, मतलब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तो वह अपील दायर कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। और सर्वोच्च न्यायालय जब कभी भी किसी मामले की सुनवाई अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करता है तो उसमें कुछ बातें निहित होती हैं। पहली बात यह है कि इस प्रकार की अपील में कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए। सारवान प्रश्न, किसी व्यक्तिगत हित नहीं, सार्वजनिक हित से संबंधित विषय या कानून तथा संविधान के व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न यदि किसी केस में अंतर्निहित हो
तब सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसके विरुद्ध और कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। हाँ, यह हो सकता है यदि मान लीजिए एक न्यायाधीश के बेंच ने अथवा 2 न्यायाधीशों के बेंच ने या 3 न्यायाधीशों के बेंच ने किसी विषय पर अपना निर्णय दिया, वह निर्णय भी यदि आपको ठीक नहीं लगा या वादी प्रतिवादी को लगता है कि अच्छी तरह से विचार नहीं किया गया, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकते हैं कि इसे बड़ी संवैधानिक बेंच के सामने पेश किया जाए। ये हो सकता है, लेकिन उसको अपील नहीं कहते, उसको रिव्यू कहते हैं, उस पर पुनर्विचार ये होता है। तो यहां पर अपील तब हो सकती है जब कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न निहित है और मान लीजिए किसी विषय में उच्च न्यायालय के विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में भिन्नता हो या उस विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है, तब सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले पर अपील की जा सकती है, अपीलीय याचिका पेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से और आगे महत्वपूर्ण यह भी है कि जब भी कोई न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देता है तो उसका अंतिम पैराग्राफ होता है, उस निर्णय में अंतिम पैराग्राफ ये लिखा जाता है कि इस मामले का अंतिम रूप में निपटान किया गया, डिस्पोज ऑफ। मान लीजिए उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश दिया, तो अंतरिम आदेश के विरुद्ध आप सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो कभी भी कोई न्यायालय किसी विषय पर निर्णय देता है, किसी मामले पर निर्णय देता है, तो उसका अंतिम पैराग्राफ होता है इस प्रकार से इस मामले का अंतिम निपटान किया गया। तो उस अंतिम निपटान का मतलब वह न्यायालय फिर दोबारा इसकी सुनवाई नहीं करेगा और तब ही आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है कि उच्च न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उन्हीं साक्ष्यों को ही, उन्हीं प्रमाणों को ही आप अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर सकते हैं। कोई नया विषय या कोई नया साक्ष्य आप अपीलीय सुनवाई के समय पेश नहीं कर सकते। ये उसका एक बंधन होता है। तो ये है कि उच्च न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ही यहाँ पर अपील की जा सकती है। कोई नया विषय या कोई नया साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इसमें यह संवैधानिक मामला हुआ, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संवैधानिक मामला हुआ। दूसरा है सिविल मामले। सिविल मामला क्या है, दांडिक मामला क्या है। कोई भी न्यायालय प्रायः 2 प्रकार के मामलों को सुनवाई जरूर करती है। एक को कहते हैं दीवानी मामला, दूसरे को कहते हैं फौजदारी मामला। यदि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है तो उसको संवैधानिक मामले भी दिए जाते हैं। तो दीवानी और फौजदारी क्या है। दीवानी मामले में दोनों पक्ष व्यक्ति होते हैं। दीवानी मामलों में पक्ष विपक्ष, वादी प्रतिवादी दोनों ही व्यक्ति होते हैं। और जो संपत्ति से संबंधित कोई मामला आता है, जो व्यक्ति और व्यक्ति के संबंधों को निर्धारित करते हैं, संपत्ति, लेन देन, समझौता, इनके बारे में यदि कोई मामला आता है तो उसे दीवानी मामला कहते हैं। इसमें दोनों पक्ष, वादी प्रतिवादी व्यक्ति ही होते हैं। तो दीवानी कानून या दीवानी मामले वे होते हैं जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करते हैं, तय करते हैं। और फौजदारी मामला क्या होता है। फौजदारी मामला वह होता है जिसमें एक पक्ष राज्य होता है, दूसरा पक्ष व्यक्ति होता है। तो राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने वाले कानूनों को फौजदारी कानून कहते हैं। इसमें एक पक्ष व्यक्ति होता है, दूसरा पक्ष राज्य होता है, उसे फौजदारी मामला कहते हैं। जैसे चोरी, डकैती, हत्या, आगजनी, ये तमाम चीजें इसको फौजदारी कानूनों के अंतर्गत समाहित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लीजिएगा, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या हुई तो
तो उसमें पुलिस का जो सरकारी वकील होते हैं राज्यों के, ये सरकारी वकील उस मामले में पैरवी करते हैं। एक व्यक्ति जिसने हत्या किया हो वह अपना बचाव करेगा और राज्य सरकार का जो सरकारी वकील है वह उन पर अभियोग लगाएगा, आरोप लगाएगा, राइट। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आ सकती है कि किसी व्यक्ति ने अपने ही घर के किसी की हत्या कर दी। उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, मान लीजिए घर के अंदर ही किसी व्यक्ति ने अपने किसी परिजन या घर की किसी सदस्य की हत्या कर दी, तो यह संभव है कि घर के सदस्य उस मामले को दबा देंगे, संभव है। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चलेगा, पुलिस उसकी इंक्वायरी करेगी और उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही के लिए न्यायालय में प्रकरण को पेश करेगी। मतलब इसमें एक पक्ष राज्य होता है, दूसरा पक्ष व्यक्ति होता है, उसे फौजदारी मामले कहते हैं। तो दीवानी मामलों में पहले यह था, सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में भी अपील की जा सकती है। तो पहले यह व्यवस्था थी कि 20,000 रुपए से अधिक संपत्ति से संबंधित जो कोई मामला है तब आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, पहले यह व्यवस्था थी। लेकिन 30वां संशोधन 1972 में यह व्यवस्था की गई कि अब पैसे का कोई बंधन नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए किसी मामले में कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित हो तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो अब कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला हुआ तो उस पर दीवानी मामलों के अंतर्गत अपील की जा सकती है। इसमें भी कानून की व्याख्या से संबंधित कोई सारवान प्रश्न निहित हो या जिस प्रकरण के का दूरगामी परिणाम हो सकता है, ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अब आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में। आपको धन्यवाद।